वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड सी इज आल्सो गिवन। तीनों पॉइंट्स गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी का, ए बी का आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक नंबर होगा आपके पास। ठीक है, और फिर आप फाइंड करेंगे बी सी का ग्रेडियंट। तो बी और सी आपके पास है, इसका जब आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वो आएगा इन टर्म्स ऑफ के। तो आपने दोनों ग्रेडियंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो उसको फिर आप आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास सॉल्व करने से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। शो दैट पी इज दिस, क्यू इज दिस एंड आर इज दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Determine whether triangle PQR is a right angle, showing your working clearly। ठीक है, अब ये भी सिंपल है क्वेश्चन कि P, Q और R वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आपने पहले तो शो करना है। तो शो करना, ये पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आए थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को सॉल्व किया जाता है जब आप उनकी लेंथ फाइंड करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, 3 साइड्स हैं, उनकी आप लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ फाइंड करेंगे, 2 लेंथ सेम होंगी, थर्ड लाइन जो होगी डिफरेंट आएगी। दिस इज द प्रूफ कि ये लाइन आपके पास, ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है। देन उसके बाद है कि डिटरमाइन वेदर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। अब ये भी बताएं कि जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो राइट एंगल ना हो सकता है कि आइसोसेलेस भी हो, उसकी 2 साइड्स इक्वल हो, और एट द सेम टाइम वो राइट एंगल ट्रायंगल भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो ट्रायंगल है वो कह रहे हैं कि एक तो आइसोसेलेस है, वो आपने बता दी मैंने आपको। अब वो राइट एंगल है या नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? राइट एंगल बहुत सिंपल है। राइट एंगल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने शायद पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ये कर लें पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो नहीं करते हैं तो आप ये सिंपल देख लें कि पी क्यू आर की बात कर रहा है। तो पी क्यू आर की बात कर रहा है, दिस मीन्स कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू एंड आर। सो पी से स्टार्ट होता है, फिर क्यू और फिर आर। तो पी क्यू का ग्रेडियंट फाइंड करें आप, फिर क्यू आर का ग्रेडियंट फाइंड करें। अगर पी क्यू एंड क्यू आर दोनों के ग्रेडियंट्स को आप फाइंड करें और उनको मल्टीप्लाई करें और उससे आंसर आता है -1। दिस मीन्स कि ये यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरी लाइन है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू और क्यू आर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस के साथ साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूव हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। Given that A is the point 0.04 and B is the point 0.66, find the point C on the x-axis such that AB is equal to BC। AB और BC आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा? A आपके पास है, B आपके पास है, C पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, करेंगे आप इसको खुद से सॉल्व। कि देखिए आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, ये दोनों मैं एक साथ ही आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके पार्ट 1 के अंदर है कि द पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक बात ज़हन में रखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स की तो एक वैल्यू है, लेकिन अब y कोऑर्डिनेट उनका 0 हो जाएगा। तो आप c के कोऑर्डिनेट्स को लोगे x, 0, क्योंकि एक x कोऑर्डिनेट जो है उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका 0 है। सिमिलरली d की बात कर रहे हैं कि द पॉइंट d ऑन द y एक्सिस। अब d पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो आपने पहले x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, वो हो गया 0। तो ये आपने लगा दिया 0। और y कोऑर्डिनेट की एक सर्टेन वैल्यू है, हमें नहीं पता कि y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप यहाँ सपोज कर लेंगे कि y कोऑर्डिनेट y ही है। ठीक है जी, अब जब आपने ये लिख दिया, c भी आ गया आपके पास, d भी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी का मतलब क्या है कि ए बी जो है उसकी लेंथ और बी सी की लेंथ आपस में सेम है, तो आप डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लें। ए बी की लेंथ आप डिस्टेंस फार्मूला लें और डिस्टेंस फार्मूले से ए बी की लेंथ आपने कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे होगा डिस्टेंस फार्मूला?
ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि जी डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद है BC, तो BC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और BC की भी लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे। C आपके पास है, AB जो है ये एक नंबर आएगा आपके पास, लेकिन BC इन टर्म्स ऑफ x होगा। फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका ये आगे x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आपका C का आ जाएगा। सेम D जो है ऑन द y एक्सिस है, तो अब उसमें ABD कह रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो ABD अगर 90 डिग्री है, दिस मीन्स के अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये करना है कि ग्रेडियंट ऑफ AB आप कैलकुलेट करेंगे। ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। आपने AB का ग्रेडियंट फाइंड करना है और फिर BD का ग्रेडियंट, तो AB का ग्रेडियंट है A और B का ग्रेडियंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ M1। AB का ग्रेडियंट अगर आपके पास आता है M1, तो क्या है ये AB का ग्रेडियंट, AB का ग्रेडियंट बनेगा 6 - 4 अपॉन 6 - 0, सो 6 - 4 अपॉन 6 - 0, ठीक है। 6 - 4 एंड अपॉन 6 - 0 को दी, M1 आपके पास आ जाता है 2/6, M1 इज इक्वल टू 2/6 आता है। अच्छा, अगर ये M1 है 2/6, तो उसके ऊपर दूसरा ग्रेडियंट बनता है AB का ग्रेडियंट आपने फाइंड किया है। अब आगे चल रहा है BD, तो BD के ग्रेडियंट को मैं नाम देता हूँ M2। सो BD का ग्रेडियंट अब क्या होगा, B और D, B पॉइंट भी है, D पॉइंट भी है, इन टर्म्स ऑफ y आएगा। तो अगेन फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो B है यहाँ पे, B का ये अगर D को देख लूँ मैं y2, तो ये हो गया y, और दूसरा हो गया आपके पास 6, y - 6 अपॉन 0 - 6, ठीक है। सो 0 - 6 तो -6 ही हो जाता है। सो अब ये हो जाएगा आपके पास M1 M2 इज इक्वल टू -1। सो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, फार्मूला M1 कॉमा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। सो M1 की जगह आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है 2/6, 2/6 से बेसिकली सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम्स 1/3, ठीक है। और M2 की जगह आपने M2 की वैल्यू लगाई, जो कि है आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें बीच में, y - 6 अपॉन -6, ठीक है। तो y - 6 अपॉन -6, अब ये -6 जो मैं नीचे लिख रहा हूँ बेसिकली डिनोमिनेटर का साइन नहीं है, बल्कि पूरे फ्रैक्शन का साइन हो जाएगा -1, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए नीचे लिखा है। तो ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस बिकम्स y - 6 अपॉन y - 6 अपॉन 3 6 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा -18 नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आई होप कि इसके बाद आगे क्वेश्चन तो इजी हो जाता है आपके लिए, वो आप कर सकते हैं। y - 6 इज इक्वल टू y - 6 अपॉन -18, ये -18 उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो y - 6 बिकम्स -1 इंटू -18। सो -1 जब -18 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस साइन प्लस, और ये आ जाएगा 118 से 18। अब y इज इक्वल टू 18 + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 + 6 कितना हो जाता है, 18 + 6 हो जाएगा आपके पास 24। सो ये आ गया y की वैल्यू, और इसके साथ ही d भी आपके पास क्लियर हो जाता है, क्योंकि d के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए थे 0, y, जो कि 0 इसमें y आपके पास अननोन था, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0, 24, ठीक है। सो ये 0, और यहाँ पे आ जाएगा 24, इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये भी समझ में आ गई हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।